Okay, now you see here, in the section of the fascias and the lower limb, fascias of the lower limb, especially we told you that when you remove the skin, you will see the superficial fascia. And in the superficial fascia, especially, you will be looking at the superficial veins and the superficial lymph node groups. The arteries will be there also, but these will be the branches of the deeper arteries. Especially the lymph nodes, the superficial lymph nodes, and the superficial veins. And out of this, the greatest being here, the great saphenous vein. ये हम वेन्स में चल के देखेंगे उधर और डिटेल में. सुपरफिशियल फेशिया को आके हमने थोड़ा सा देख लिया, उससे इंट्रोड्यूस हो गए हैं और दोबारा लौट के यहाँ आएंगे जब हम वेन्स और लिम्फेटिक्स करेंगे तो हम उनके डिटेल्स करेंगे वहाँ पर. इसलिए इसको फ़िलहाल हम साफ़ कर देते हैं. एंड स्ट्रेट अवे यू आर गोइंग हियर इनटू द डी फेशिया. एंड आई टोल्ड यू दैट द डी फेशिया ऑफ द लोअर लिम्ब will be just like stocking of your lower limb. जैसे आपने बहुत बड़ी जुराब यहाँ तक पहन ली हुई, वो फुट पर भी है, लेग पर भी है और थाई पर भी. और वो जो थाई पर मौजूद है उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है fascia lata. अब आप नहीं बोलेंगे डी फेशिया ऑफ थाई, आप बोलेंगे fascia lata. ऐसी लेग पर भी है और वहाँ पर हम उसको बोल देंगे क्रूरल फेशिया. फुट पर भी है, ख़ास तौर पे सोल पर भी है. और सोल के उस सेंट्रल थिकेंड पार्ट ऑफ द डी फेशिया का नाम है एपोन्यूरोसिस, जिसको यहाँ पर हम प्लांटर एपोन्यूरोसिस कहते हैं. ये चीज़ें आप जानते हो पहले, क्योंकि पामर एपोन्यूरोसिस आप कर चुके हो. एंड सच थिंग्स यू हैव सीन हियर. और मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ बताया था, और थोड़ा आज डिस्कस भी कर लूँगा मैं, क्योंकि वो वीडियो में था नहीं. उसको हम कहते हैं सेफेनस ओपनिंग. यू विल सी हियर अ डिफेक्ट, देयर एन ओपनिंग. How much at what location? Below and lateral to the pubic tubercle, there is an opening through which you can actually pass from superficial to the deeper compartments. Although you can pass through the D fascia also. D fascia में सुराख करके आप निकल जाओ. उस कॉरिडोर में जाने का रास्ता, विंडो भी तो है. विंडो चलो दीवार से भी निकल सकता है आदमी, लेकिन दीवार से थोड़ी ना निकलेगा. इसके लिए कुदरत ने, यहाँ लोगों ने एक दरवाज़ा बनाया हुआ जहाँ से आराम से आप आ जा सकते हैं. एक्चुअली तो ये जाने के लिए बनाया है, लेकिन जाने के लिए बनाया तो कोई आ भी सकता है. तो यहाँ से हमने एक बहुत बड़ी ओपनिंग अल्लाह ने यहाँ दी हुई है. उससे ग्रेट सेफेनस वेन अपना पूरा जर्नी करके, आपको पता है सुपरफिशियल वेन है, अपना रीजन छोड़ने से लम्हा भर पहले वो डीप में जाती हैं. और डीप में जाने के लिए फिर ज़ाहिर है सुपरफिशियल से डीप है तो डी फेशिया होती है लिम्ब में, तो कुदरत ने वहाँ पर उसको दे दिया है. जैसे यहाँ के लिए भी पेक्टोरल फेशिया में सुराख दिया था, नाम नहीं था उसका कोई, लेकिन यहाँ पर उसका नाम है. उसका नाम है सेफेनस ओपनिंग. ये चल के आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम, उस पर डिस्कस किया था, वो मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगा. हम यहाँ पर इस डी फेशिया को कट लगा के हम सीधा अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं तो पूरा रेड कलर के मसल्स नज़र आते हैं. डी फेशिया को जो काटोगे तो अब क्या आएगा, ज़्यादा मसल्स हैं. मसल्स के वेरियस ग्रुप्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे. मसल्स आज हमारा टॉपिक नहीं है. एक्चुअली आज हमारा टॉपिक है ये शीथ, जिसको समझना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट शीथ है, इसका बहुत क्लिनिकल्स हैं. कोई लोअर लिम्ब का पेपर फीमोरल शीथ के क्वेश्चंस के बगैर कभी कंप्लीट नहीं होगा. ये आप लिख लो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके बगैर कोई पेपर लोअर लिम्ब का कंप्लीट हो सके. बट हाउ दिस शीथ इज एक्चुअली फॉर्म्ड, आपने थोड़ा सा ज़हन बनाए अपना. एक्जिला में एक शीथ आपने देखी थी, दैट्स कॉल्ड द एक्सिलरी शीथ. वो शीथ एक्चुअली थी तो नेक की, जिसका नाम वहाँ था प्रीवर्टिब्रल फेशिया. ऐसे लाइक दिस. अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि यहाँ आपको बात समझ में आए. अगर मैं नेक को यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन दूँ नेक का, ऐसे नेक के साइड से निकलती है तुम्हारी अपर लिप. यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको फील होता है ट्रेकिया, तुम्हारा फोरन ट्रेकिया होता है इधर. यहाँ फील कर तो आपको स्पाइनस प्रोसेस ऑफ दी वर्टिब्रा फील होता है. इसका मकसद है कि यहाँ वर्टिब्रा होगा, ये इसकी बॉडी होगी, और ये इसका स्पाइन होगा, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे. और यही है. इस बीच में फिर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो इसोफेगस है.
फूड पाइप, यानी आप ऐसे जोर देते हो ना ऐसे तो इसोफेगस दबता है, और ठीक पीछे इसोफेगस जब दबता है तो इसोफेगस प्रेशर डालता है किस पे, वर्टिब्रा पे। यही 3 चीज़ें हैं फ्रॉम फ्रंट टू द बैक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नेक इतना सिंपल है, लेकिन एटलीस्ट ये 3 प्लान ये हैं यहाँ पे, सुपरफिशियल, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। वो तो है ही, ये हमारा काम नहीं है कि आज इसको डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, ये बाकायदा इसके अंदर मसल्स भी भरे हुए हैं, और दे हैव गॉट द डीप फेशिया ऑफ द नेक आल्सो। डीप फेशिया ऑफ द नेक का एक लेयर तो ये होता है बिल्कुल बाहर, अंडर द स्किन, अंडर द सुपरफिशियल फेशिया। ये क्या, ये मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ, डीप फेशिया ऑफ द नेक, इसको डीप सर्वाइकल फेशिया कहते हैं। एक फेशिया ये, फिर मसल्स को हमें ग्रुप्स में जो हमें डिवाइड करना है, तो एक फेशिया ये भी है, किसके आगे, तो इसको कहते हैं प्रीवर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। और ये प्रीवर्टिब्रल फेशिया है, ये वर्टिब्रा है, इसके अंदर फोरामेन है, और इसके अंदर तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं हमारी नर्व्स, स्पाइनल नर्व। एक निकलता है इसका पोस्टीरियर रूट, एक होता है इसका इंटीरियर रूट, ये दोनों मिलके फिर नर्व बना लेते हैं, और ये फौरन आके बाहर पोस्टीरियर रेमस, एंटीरियर रेमस, यहाँ तक तो तुम्हें पता है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मैं नीचे की लेवल ले रहा हूँ, और ये इत्तेफाक से है मेरी 5th सर्वाइकल नर्व, थोड़ा नीचे आऊँगा तो 6th होगी, और नीचे आऊँगा तो 7th 8th वगैरह। पोस्टीरियर रेमा तो फ़ौरन निकल आते हैं, वो तो नेक तक ही रहते हैं, आगे आते ही नहीं। लेकिन एंटीरियर रेमस जो है ना, वो राउंड बनाता है ऐसे, तो 1 वाला ऐसे आएगा, 2 वाला ऐसे आएगा, अभी भी नेक में है, 3 वाला ऐसे आएगा, 4 वाला ऐसे आएगा। जैसे 5 वाला आएगा उसको बोलेगा, उसको नज़र आएगा कि यहाँ से तो लिम्ब निकली हुई है, ये समझ लो कि यहाँ से मैंने निकाला क्या, ये समझ ले कि यहाँ से निकली है लिम्ब, ये ऊपर नेक है, यहाँ से जो लिम्ब निकली, तो ये जो एंटीरियर रेमस है किसका, इत्तेफाक से 5 का, ऐसा फिर 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। उन्होंने जो देखा ये एंटीरियर रेमस ये निकली हुई है, तो ये घुस गई इसमें, ठीक है ना। एंटीरियर रेमा हमेशा किस में घुस जाते हैं, लिम्ब में। अगर यहाँ लिम्ब है तो इत्तेफाक से है, अगर ये लिम्ब यहाँ है मौजूद, तो इसका मकसद ये है कि ये बाहर तो गए हैं, लेकिन ऐसे कोई बाहर आसानी से नहीं जा सकते, इनको रोक रही है कौन, डी फेशिया, प्रीवर्टिब्रल फेशिया, डी फेशिया है वो भी, प्रीवर्टिब्रल फेशिया उसको रोक रही है, वो रोक रही है, उससे उसके रुकने से थोड़ी ना कोई रुक जाएगी, वो उसको भी घसीट के अपने साथ लाएगी। और नर्व जब इसको घसीट के यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ लाएगी, तो कहाँ आएगी, तो आपको पता है कि जो नेक में से ऐसे निकल के जाएगा, तो यहाँ फिर ये क्लेविकल है, फिर आपका फर्स्ट रिब है, इधर आपका स्केपुला है, तो ये जो गैप है इसको हम कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, इसी को अपेक्स ऑफ एक्सिला भी कहते हैं। ये इसमें अंदर घुस जाएगी तो अब एक्सिला में आ जाएगी। कौन, प्रीवर्टिब्रल फेशिया की एक्सटेंशन कौन लेके आया है, नर्व्स। वो नर्व्स आते आते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते भी अभी एंटीरियर रेमाए होंगी, क्योंकि फिर एंटीरियर रेमाए 4-5 होते हैं, वो एंटीरियर रेमाए आपस में जुड़ जाते हैं तो ट्रंक बन जाते हैं, यहाँ आते आते फिर ट्रंक, फिर उसके बाद डिवीजन है, जो भी कुछ होगा, लेकिन इसको मिला के हम कहेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस ऐसे नहीं आया है, उसके अराउंड ये कपड़ा चढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं शीथ, इसका नाम है एक्सिलरी शीथ। ये ऐसा भी नहीं है कि एक्सिलरी शीथ यहाँ तक कोई फिंगर तक चलेगी, ये निकलते निकलते जैसे एक शॉपर होता है ना, आप हाथ डालते डालते आपकी उंगलियाँ निकल आती हैं यहाँ से फाड़ के उसको, तो ये भी उसको फाड़ के निकल आएगा, और बाद में उसके जो फ्लैप्स होंगे वो उसके शीथ के साथ, वो उसके नर्व्स और आर्टरियों के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये कोनिकल एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये होगा। इसे एक्सटेंशन ऑफ दी प्रीवर्टिब्रल फेशिया का नाम यहाँ एक्सिला में आने की वजह से पड़ गया है एक्सिलरी शीथ, जिसमें ये ही नहीं आर्टरी भी होगी, क्योंकि आर्टरी आपकी सबक्लेवियन आर्टरी जो आती है ना आपकी, वो भी डीप होती है यहाँ पर। इसका मकसद है कि उसकी ब्रांच भी, उसी की कंटिन्यूएशन भी, जिसका नाम एक्सिलरी आर्टरी है, वो भी आएगी, तो वो भी आएगी। लेकिन जो हमारी वेन होती है ना, वो नहीं आती, क्योंकि वेन
थिनवाल्ड होती हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको यहाँ बांध के नहीं रखा है अंदर, उसको कम से कम थोड़ा सा फारग रखा है ऐसे यहाँ पर। इसलिए जब इसकी ब्रांच आती है तो वो यहाँ ऐसे होती है, वो शीट के बाहर होती है। आधी बुक्स लिखती हैं शीट का कंटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेन शीट का कंटेंट नहीं है, क्योंकि वेन पेरिवर्टिबल रीजन में नहीं होती, वो बाहर होती है, इसलिए वो शीट में आ ही नहीं सकती। तो ये जो इस वक्त यहाँ नज़र आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट तुम्हें यहाँ थाई में भी नज़र आएगा। उधर से हिप बोन और फीमर वो छोटा पेल्विस वाला है पोर्शन, वो वाला जिसमें लगे भी हुए हैं, फीमर ना भी लगा हुआ, लेकिन पेल्विस जो है। तो यहाँ ऐसा सिलसिला ठीक यहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें नेक से आ रही हैं ना, नर्व्स इधर से आ रही हैं, वेन यहाँ से यहाँ ड्रेन होगी, आर्टरी इधर से आ रही है, तो लोअर लिम्ब में भी ऐसा ही है। ये सब कुछ कहाँ से आता है? एब्डोमेन से, क्योंकि लिम्ब एब्डोमेन से निकली है तो जिम्मेदारी एब्डोमेन की। एओर्टा तुम्हारा खत्म हो जाता है, L3 वर्टिब्रा पे एओर्टा तो खत्म हो गया, लेकिन एओर्टा खत्म हो गया है, लोअर लिम्ब तो बाकी है। और एओर्टा सिंगल था, अब उसकी जिम्मेदारी है कि दो में स्प्लिट हो जाए, एक तरफ जाए, एक दूसरे तरफ जाए, तो आर्टरियाँ ऐसे जाएंगी, सिर्फ आर्टरी जाएगी, या वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है और वहाँ से नर्व्स भी जाएंगी हमारी, एंटीरियर रेमा ही जाएंगे, पोस्टीरियर तो नहीं जाएंगे, एंटीरियर जाएंगे तो सही में। और जाते जाते रास्ते में प्लेक्सस बनाते हुए जाएंगे। ये प्लेक्सस लिम्ब में जाके नहीं बनाते, इन्होंने भी नेक में जाके बनाया है प्लेक्सस, और यहाँ आते आते कॉर्ड्स आ गए हैं, प्लेक्सस जारी रहा है, तो यहाँ पर भी प्लेक्सस वहीं बन चुका होगा, यहाँ से ब्रांचेज आएंगी यहाँ पर, और जो ब्रांचेज आएंगी तो इनको भी तो शीत वीत मिलेगी ना यहाँ पर। ये ऐसे कोई पड़ी हुई है क्या कि लोअर लिम्ब में चला जाएगा, कोई भी ऐसे आ जाएगा? अरे वो शीत को अपने साथ खींच के लाएंगे, वो उसको ड्रैग करती हुई फ्रंट ऑफ थाई में लाएंगी। और फ्रंट ऑफ थाई में जाने का रास्ता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर आप बैक में जाना चाहते हो या मीडियल साइड से जाना चाहते हो तो पेल्विस में से आते फिर वहां से निकलोगे। दो सुराख हैं, एक लेटरल साइड से ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो ढका हुआ है लेकिन कैनाल है, और पीछे से है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन जो थाई में आएगा, बैक ऑफ थाई में, तो वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से आएगा। अब बोले वहाँ से तो ग्लूटल रीजन आएगा, कोई मसला नहीं, ग्लूटल से आगे चले जाओ नीचे तो बैक ऑफ थाई आ जाएगा। तो ग्लूटल में जाना है या बैक ऑफ थाई में जाना है तो आप ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से निकलोगे। अगर मिडिल कंपार्टमेंट में आना है तो आपको ऑब्ट्यूरेटर कैनाल यानी फोरामेन के थ्रू निकलना होगा, और अगर आपको फ्रंट ऑफ थाई में आना है तो फिर अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट निकलना होगा। ये अभी यार लेके आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है कि एंटीएसोफिलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल तक जो इंग्वाइनल लिगामेंट, उसके नीचे गैप है, और जो गैप में आएगा तो वो आएगा फ्रंट ऑफ थाई में। और फ्रंट ऑफ थाई में आर्टरी भी आएगी, वेन भी आएगी, नर्व भी आएगी। हम देखना चाहते हैं कि ऐसे ही घुस के आ जाएंगी या शीत को लेके आएंगी जो एब्डोमेन की शीत से। अब वो क्या लेके आएंगी और शीत के अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा एब्डोमेन की वाल देखनी होगी जहाँ से ये सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको देखो नेक मैंने बनाया, तब ये आपको ये प्रीवर्टिबल फेशा का ये, वरना आप रट लेते कि एक्सिलरी शीथ इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवर्टिबल फेशा, बोलेंगे जरूर प्रीवर्टिबल फेशा, पता होगा नहीं कि प्रीवर्टिबल फेशा है क्या और ये क्यों है उसकी एक्सटेंशन आखिर। तो यहाँ जो फीमरल शीथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमिनल फेशाज। वो कैसे आ रही हैं वो आप एब्डोमेन में देखने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से देखें ताकि इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स भी समझ में आए आपको। अब देखिए मैं सजाइडल सेक्शन ले रहा हूँ बॉडी का, लेफ्ट और राइट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, हाफ यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। ये मैं समझ लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं लेफ्ट हाफ रख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ से काट रहा हूँ। अब देखें ये एब्डोमेन, ये हमारा एब्डोमेन, ये इसकी स्किन है, ऊपर ये थोरेक्स है, ये इसका नेक है, हम इधर हैं, ये इसकी लोअर लिम्ब है, ठीक है, ये यहाँ इसकी लोअर लिम्ब है।
और ये जो मैं ऑब्लिकली यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये एब्डोमेन और लोअर लिम्ब की बाउंड्री है। क्या चीज़? कौन सी? लिगामेंट है ये, इंगुइनल लिगामेंट। इस एक्चुअली द बाउंड्री, फ्रंट से तो वो है, साइड से फिर लिट की रेस्ट है। ठीक है, ये हम फ्रंट से ले रहे हैं इस तरीके से, लाइक दिस। अब ये तो स्किन है। जैसे हम एब्डोमेन में अंदर जाएंगे ना, तो नेक्स्ट थिंग विल बी द सुपरफिशियल फेशिया। तो यहाँ से आप जाओगे तो आपको मिलेगी अब क्या? सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें फेट वगैरह भरा होगा। ये फ्रंट है, ये सुपरफिशियल फेशिया ले रहा हूँ मैं। यहाँ से भी सुपरफिशियल फेशिया, सिर्फ इधर के बैक में भी, लिम्ब में भी आएगी। ये सुपरफिशियल फेशिया एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। थोड़ा ज़्यादा खाओगे, आपका शुगर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा खा लिया, एनर्जी से ज़्यादा, तो वो फिर बाकी जो बचा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा फेट की शक्ल में। और जो फेट की शक्ल में स्टोर हो जाएगा तो फिर वो लिवर में जमा होने की कोशिश करेगा, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। और फिर लिवर जो है ना उसको बाहर फेंकता रहेगा, और फिर वो आपके कमर के अराउंड ये जमा ज़्यादा हो जाएगा। और बेली के अंदर फैट बेली, आपको पता है बेली फैट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा और जगहों पर बाद में जमा होती है, सबसे पहले बेली फैट यहाँ जमा हो जाता है। तो ये यहाँ से, ये सुपरफिशियल फेशिया है। उस सुपरफिशियल फेशिया के बाद है, ये सुपरफिशियल फेशिया है। जो नेक्स्ट चीज़ ले आएंगे इसके अंदर, अब जो नेक्स्ट वन आने वाला है वो होगा नहीं, एब्डोमेन में डीप फेशिया नहीं होता, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है। यानी दो बार सुपरफिशियल। अभी दूसरी भी सुपरफिशियल फेशिया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें फेट नहीं होता। ये जो सुपरफिशियल फेशिया है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। जबकि ये जो सुपरफिशियल फेशिया आती है, जिसको हम उम्मूमन जानते हैं, ये है फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। और स्किन तो आपने देख ही ली। यानी शुरू में आपको ये 3 लेयर्स मिलते हैं। यानी पहला सैंडविच ये है। सैंडविच क्यों बोल रहा हूं? बाहर स्किन, अंदर मेम्ब्रेनस लेयर, बीच में फेट फंसा हुआ, सैंडविच हो गया ना। ये पहला सैंडविच तो ये है। उसके बाद फौरी तौर पे आपको मसल्स मिलेंगे। इसको जो उतारेंगे, डीप फेशिया नहीं होगी तो नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए? ये एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं। और अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है ये मसल्स अच्छे खासे स्ट्रांग रखे हैं, इसलिए क्योंकि अंदर विसरा है, इनको प्रोटेक्शन देनी है। अंदर आपको स्टमक है, आपका लिवर है, इंटेस्टीन है, और इंटेस्टीन की लेंथ जो है ना, स्मॉल इंटेस्टीन की लेंथ 21 फीट होती है, इस दीवार से उस दीवार तक। उसके बाद लार्ज इंटेस्टीन है। ये सारी चीज़ों को, और फ्लूइड है कुछ केविटी के अंदर, इन सब चीज़ों को सपोर्ट देने के लिए ज़ाहिर मसल्स चाहिए आपको। और एक मसल से नहीं होगा, 3 मसल्स हैं यहाँ पर, 3 मसल्स लेयर में, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। और ज़ाहिर है सारी मसल से एक लेयर में नहीं है, 3 लेयर्स में है, और हर मसल का डायरेक्शन अलग है। अगर आप एक लेयर इस डायरेक्शन में रखेंगे ना, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में रखेंगे, तीसरा भी इसी डायरेक्शन में रखेंगे ना, तो बीच में से निकल जाएंगे आप। कुर्सियों की जो चेयर्स होती है जहाँ हम बैठते हैं, निटिंग वाली चेयर आपने देखी होगी, जिनमें ये निटिंग की प्लास्टिक की वो लगी हुई होती है। 4 पाइयाँ आपने देखी होंगी। आपने देखा होगा, कभी ऐसे नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे करके लगाया, फिर और भी दोबारा भी ऐसे किया, ऐसे 10 लेयर भी करेगा ना, अगर बीच में आएंगे तो बीच में आपसे निकल जाएंगे आप। तो वो जो चाचा निटिंग करता है वो कैसे करता है? पहले ऐसे, फिर ऐसे। आप बोलेंगे मुझे थोड़ा और स्ट्रांग चाहिए, तो अब ऑब्लिक, अगर और चाहिए तो फिर कुछ और होगा उसका। लेकिन 3 से हमारा काम चल जाता है, लेकिन तीनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। उस बाबे को इतनी अकल है, ये तो अल्लाह ने बनाया इंसान, उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ भी मसल इस तरीके से होंगे। पहला मसल आएगा, उसके फाइबर ऐसे होते, ऑब्लिक, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। फिर जो दूसरा होता है वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल। जो तीसरा होता है वो ऐसे होता है, ट्रांसवर्सस, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ऐसे नाम होते हैं, आपको नाम रटने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अभी यूज्ड हो जाओ, क्योंकि इस सेमेस्टर में एब्डोमेन भी है, आगे जब हम लोअर लिम्ब ख़त्म करेंगे तो फिर एब्डोमेन भी है, फिर पेल्विस भी है, फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी भी है। आज जो 2 नई बुक्स आई हैं ना आपकी, उसमें पीछे हिस्टोलॉजी के 10 पेज लगे हुए हैं। तो इससे पहले जिनको कॉपीज़ मिली है ना, उनमें हिस्टोलॉजी के पेजेस नहीं लगे हुए हैं। वो हिस्टोलॉजी के पेजेस आपको 2-3 दिन में आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, फिर आप वो ऐड कर लेना या जो भी होगा वो कर लेना, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी के पेज फिलहाल हिस्टोलॉजी कर नहीं रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो पेजेस में 1-2 दिन में अरेंज करवा के आपको जिन जिन की कॉपीज़ ली हुई हैं ना, वो अपने पेजेस उसमें डाल दें या आखिर में पढ़ लें, जब हम आखिर में करेंगे। तो सिलेबस अभी मुझे मिला, इस वजह से फिर मैंने उसके 10 पेजेस नए लिख के वो भी मैंने प्रेस में दे दिए हैं कि बाबा उसकी जो भी कॉपीज़ आपने ली हैं उसमें आप ऐड कर लेना उसमें। लेकिन अभी हम हिस्टोलॉजी करेंगे नहीं, हिस्टोलॉजी हम लास्ट में करेंगे। लेकिन आज जो 2 कॉपीज़ आई है ना, उसमें पीछे हिस्टोलॉजी लगा हुआ है। प्रीवियस कॉपीज़ थी 106 पेजेस की, आज है 116 पेजेस की कॉपी, 10 पेज उसमें ऐड है लास्ट हिस्टोलॉजी। तो यहाँ ये 3 तो हैं। तो उसके बाद मैंने बताया क्या होंगे, मसल्स होंगे। कौन से वाले? एंटी एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होंगे। और जो मसल्स होंगे तो मसल में सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर आएगा इंटरनल ऑब्लिक, और आखिर में आएगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो इसका मकसद ये हो गया कि एक सैंडविच के बाद एक और सैंडविच, 3 लेयर मसल, ठीक ठाक स्ट्रांग हो गया। खेल यहां रुका नहीं है। ऐसे ही जब 3 मसल्स आगे देखेंगे ना, तो ऐसे ही फिर 3 पीछे भी होंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, और वो भी 3 लेयर में बने होते हैं। अपर लिम्ब में आपने देखा था ना, यहां हाथ लगाओगे ना तो जो पहला मसल आपको फील होगा वो होगा लेटरल डार्सी। तो जो पीछे सबसे पहला मसल होगा वो लेटरल डार्सी। और थोड़ा आप अंदर जाएंगे ना तो फिर आपको मसल नजर आएगा सॉस मेजर, ये सुना हुआ नहीं? तो पीछे फिर आप थोड़ा सा इससे थोड़ा और अंदर जाओगे ना तो फिर आपको नजर आएगा एक और मसल, वो होगा सॉस मेजर मसल। यहाँ आएंगे दिखाता हूं अभी। ऊपर वो सॉस मेजर, लेकिन जो नीचे पेल्विस आ जाएगी, इलियक फोसा वगैरह, ये सॉस मेजर यहां तक, क्योंकि अब तो वो छोड़ के लिम्ब में जाने वाला है। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहां एक और मसल होगा इलियकस। ये कौन सा फोसा है? तो बेटा बात नहीं करो। तो यहां इसको कहते हैं क्या? इलियकस। ये इलियकस मसल। जैसे आपने देखा था ना सुप्रास्पाइनस फोसा, तो वहां सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस, ये तो यहाँ इलियकस। तो इसका मकसद ये है कि ऊपर सॉस मेजर वगैरह, लेकिन सॉस मेजर तो यहाँ से ऐसे करके लिम्ब में चला जाएगा, तो नीचे वाले हिस्से को छोड़ेगा तो वहाँ एक और मसल इलियकस। लेयर एक ही है। दूसरा नंबर जो लेयर होता है उसके अंदर दूसरे लेयर में एक और मसल होता है, उसको क्वाड्रेटस कहते हैं, उसको भी आप देख लेंगे, फिलहाल छोड़ दें उसको। ये जो तीसरा जो है ना सबसे अंदर लेयर, वो है सॉस मेजर। सॉस मेजर या छोड़ दूं तो नीचे इलियकस, ये इलियकस। इसका मकसद है कि पीछे भी 3 का सैंडविच है, वैसा ही आगे 3 का सैंडविच। किस चीज़ का बना हुआ? मसल्स का बना हुआ। और इससे आगे क्या है? स्किन और फेशाज वगैरह। यहाँ तक आ गया समझ? अब बाहर भी फेशा है, बाहर भी एक सैंडविच है, यहाँ भी एक सैंडविच है, और अब जो आ रहा है एक और सैंडविच है। जैसे ना बाहर 2 फेशाओं के या स्किन के बीच में फैट फंसा हुआ है, तो अंदर भी 2 फेशाज के बीच में फैट फंसा हुआ है। ये तीसरा वाला जो बता रहा हूँ, यानी आप अंदर तक जाते जाते 9 लेयर्स को क्रॉस करते हो। अब जो नेक्स्ट 3 लेयर लास्ट वाले दिखा रहा हूँ वो देखें आप। नेक्स्ट जो 3 लेयर हैं उसमें से जो अभी पहला आ रहा है, माने ओवरऑल 7th लेयर, वो बहुत ही थिन फेशा है,
किसको टच कर रही है? कौन सा मसल? तो इस फेशा को यहाँ उस हिसाब से हम नाम डालते हैं, फेशा ट्रांसवर्सेलिस, फेशा ट्रांसवर्सेलिस। लेकिन ये ऐसी है कि ये साइड से होते हुए आप हर जगह से आते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। कैसे? अब देखो मैं ये कर रहा हूं, किसको टच करती हुई जा रही है? इलियकस को। तो जहां उसका नाम है फेशा इलियका। और ऊपर लेके जाएं तो सॉस फेशा, यहां लेके आए अंडर द डायफ्रामेटिक फेशा, फिर वापस फेशा ट्रांसवर्सेलिस। तो क्या बन गया? एक कोटिंग सा, एक पाउच सा बन गया है। समझ गए? ये जो पाउच सा बन गया है, अब हम अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कैविटी में। और कैविटी में जैसे हम अंदर पहुंचेंगे तो कैविटी फ्लूइड से भरी हुई है। फ्लूइड से तो नहीं भरी हुई, पहले फ्लूइड से भरी हुई थी, अब उसमें विसरा आ गए, स्टमक आ गया, इंटेस्टिन्स आ गए, ग्लैंड्स आ गए, ये सारा कुछ भरा हुआ है। जो भरने के बाद जो बाकी बीच में थोड़ी थोड़ी गैप्स रह गई, उसमें फ्लूइड होगा। इसलिए जब वो ये आपस में घिसेंगे तो बीच में फ्लूइड होगा, लुब्रिकेट करेगा। अभी फिलहाल मैंने ये फेशा बनाई। उसके बाद ये जो फेशा देखी थी तुमने, जिसमें फेट भरा हुआ था, फेट कहाँ ज़्यादा होता है, आगे के पीछे? आगे। कितनी भी कोशिश करें, एशियंस लोग, हमें पता है, आपको पता है, गंदम और चावल खाने वाले लोग, पोटैटो खाने वाले लोग, कार्बोहाइड्रेट खाने वाले लोग, उनका पेट जो है आपको पता है क्या सीधा होगा क्या? हमारे तो फिल्मी हीरो के पेट ही ऐसे निकले हुए होते हैं। लेकिन आपने वेस्ट में देखे होंगे, ये वो उनके जो हीरोज़ होते हैं वो 6 पैक्स होते हैं। उसे तो एक्सरसाइज करते हैं, उनके खाने ऐसे होते हैं, वो प्रोटीन ये वो खाते हैं, अपनी कैलोरी ऐसे पूरी करते हैं। हम लोग कैलोरी सुबह से लेकर रात तक कार्बोहाइड्रेट से पूरी करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट सस्ता, और सस्ते की वजह से हम खाते भी ज़्यादा हैं, भूख भी कम मिटती है ना उससे। अब उधर उठे तो बोतल पी ली, बोतल के अंदर आप पता है 5 से 6 चम्मच चीनी पड़ी हुई है, और चीनी में एक 5 ग्राम भी हो तो 25 ग्राम तो चीनी ऐसे पी लेते हैं आप। 25 ग्राम चीनी, वो 25 ग्राम चीनी, 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरीज, 9 कैलोरीज और 4 कैलोरीज, 25 में तो 100, 150, 200 कैलोरीज तो आपके पेप्सी में ही होती है। उसके बाद चिप्स भी खाएंगे आप, ये भी करेंगे, सारा कार्बोहाइड्रेट 100%। वो इस वजह से हमारे वजन बढ़ जाते हैं। फिर फैटी लिवर, तो ये लिवर तो फला, फिर ये मसले, फिर ये क्या है, ये इसका फैट इस तरीके से बढ़ जाता है। वो तो है ही, लेकिन अंदर जब हम जाएंगे ना, तो अभी फेशा है, फेशा के बाद यहाँ फिर आएगा फैट। अब की बार जो फैट आएगा यहाँ, ये फैट है, अब की बार ये फैट आगे इतना बड़ा नहीं है, यहां ज्यादा है। किधर? पीछे ज्यादा है। और इस सैंडविच में कहां ज्यादा था? आगे ज्यादा था। मैं यहां इसका पेट वो बना रहा हूं जो हमारे होते हैं, हंस रहे हैं, ऐसे ही होते हैं, ज़ाहिर है नहीं है क्या? मैं इतनी कोशिश करता हूँ, बेली फैट मेरा भी थोड़ा निकला हुआ, इतनी कोशिश के बावजूद। लेकिन यहाँ पीछे ज़्यादा है, बैक साइड से ज़्यादा। बैक साइड से क्यों ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि सारे वाइटल ऑर्गन्स बैक साइड पे होते हैं, और जब ह्यूमन डेवलप हो रहा होता है ना, तब होती ही उसकी बैक साइड है सिर्फ, उसके बाद तो ये फोल्ड होता है तो लेटरल, और उसके बाद फोल्ड होकर फिर एंटीरियर बन जाती है। तो सबसे पहले फाउंडेशन कौन है? अब खुद आप जो कहते हो बैकबोन, तो बैकबोन बाद में बनता होगा क्या? 25वें महीने के बाद, 25वें हफ्ते के बाद बैकबोन यहाँ बनने, फ्रंट बोन ऐसे बनेगा क्या? ये सबसे पहले ये बनता है। आज स्पाइनल कार्ड इसमें क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि चौथे हफ्ते में बन जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो स्पाइनल कार्ड और यहाँ होगा क्या? इधर ही होगा ना। ये एंटीरियर रेमाए क्यों आगे आ जाती हैं? वो इसलिए आगे आ जाती हैं, पीछे से आगे आ जाती हैं कि होती ही पीछे हैं। और आज एओर्टा पीछे क्यों है? यहाँ नहीं हो सकता था क्या एओर्टा? तो पीछे क्यों है एओर्टा? इसलिए क्योंकि पहले घर ही पीछे था, आगे था ही नहीं। ये इंफीरियर वेना के बाद उधर क्यों है? ये किडनियाँ वहाँ क्यों है? ये सब कुछ उधर क्यों है? सब
आपने कभी सोचा ये सारी सारी दुनिया हमारी पूरी पीछे है, यहाँ पर यहाँ है लगी हुई, तो ये सारे ऑर्गन्स पीछे क्यों हैं? डेवलपमेंट में ये सब पीछे ही होते हैं, क्योंकि आगे तो बाद में, आगे तो फोल्ड बाद में होता है। अगर इंसान फोल्ड ना होता ना तो ऐसे घूम रहा होता, पेट ऐसे नजर आता, सारे इंटेस्टाइन ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए होते, वो खुद लेके चल रहा होता है इसे। तो नेचर ने अंदर कैविटी बनाई है, कैसे फोल्ड किया उसको, लेटरल और एंटीरियर, अब ये ऐसे हो गया, पर अंदर कैविटी क्रिएट हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी संदूक में अंदर बंद है, वरना ऐसे खुला हुआ होता। अब ये बंद हो गया ऐसे, जैसे ना गठड़ी है, वो गठड़ी को बंद करते हैं आप, वो गठड़ी को बंद करके नॉट बांध देते हैं। ये नॉट है ना, वो ये अम्बलाइकस है, ये नॉट जो है ना आपकी, ये अम्बलाइकस है। वो जिसको बाहर रखना है वो अम्बलाइकस से निकल के बाहर जाए, अम्बलाइकल कॉर्ड, वरना वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। अब इसका मकसद ये है कि ये पीछे यहाँ है और यहाँ सब कुछ है, ठीक है ना, और यहाँ सब कुछ है, तो इसमें यहाँ आर्टरी भी होगी, एओर्टा, वेन भी होगी, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ कौन कौन होता है सबसे बड़ी वेन? इंफीरियर वेना केवा। तो क्या नर्व्स नहीं होगी? नहीं, यहां नहीं होगी नर्व्स, नर्व्स वर्टिब्रल कॉलम में होगी। और वर्टिब्रल कॉलम का इतना अंदर होगा, या वो मसल्स में बीच में फंसा हुआ है, तो मसल्स में बीच में तो इधर ही होगा ना, यहाँ पर, तो वो यहां होगा। यहां मैं क्या बनाऊं, इसके बीच में क्या क्या छुपाऊं? आपका वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अंदर मौजूद होगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड, और वहीं से निकलेंगी क्या? नर्व्स। तो नर्व्स आपकी यहां से निकल रही हैं। तो ये है तुम्हारी वेन, ये है तुम्हारी आर्टरी, ये है तुम्हारी नर्व, बैठी हैं एब्डोमेन में, जाना चाहती हैं लिम्ब में। अब मसला ये है कि अभी मैंने कितने लेयर अंदर बनाए हैं? 2। अंदर मुझे सैंडविच बनाना है। अब ये है कैविटी, इसमें भरा है मेरा फ्लूइड। इस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं और इस कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं। सुना होगा आपने, नाम में रखा है। इसको हम कहते हैं क्या? पेरिटोनियल कैविटी। अब मुझे आप बताएं, ये फ्लूइड जो है, जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये फ्लूइड अगर साइडों को टच करेगा ना, जाहिर है गीला करेगा कि नहीं करेगा उसको? तो किसको गीला करेगा? फेट को। इसका मकसद है कि फेट को सरफेस है जिसको फ्लूइड टच कर रहा है, सरफेस है ना, तभी तो फ्लूइड टच कर रहा है ना उसको। सरफेस कायनात में सिर्फ एक ही चीज को है, एपिथेलियम। तो क्या फेट एपिथेलियम है? तो इसका मकसद यह है कि फेट को टच करना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मकसद है कि मुझे यहाँ इस फेट को कवर करना होगा एपिथेलियम से लाजमन। तो मैं उसको एपिथेलियम से कवर करने जा रहा हूँ। किसको? फेट को। तो मैं फेट को एपिथेलियम से कवर करने जा रहा हूँ। अब मेरा फ्लूइड किसको टच कर रहा है? जिसको अलाउ है टच कर सकता है। ये जो इस वक्त बनाया ना मैंने एपिथेलियम, किसका एपिथेलियम है? उस कैविटी का एपिथेलियम। किस कैविटी का एपिथेलियम? पेरिटोनियल कैविटी का एपिथेलियम। इस एपिथेलियम का नाम ही है यहाँ पर, आपको पता है ना, एपिथेलियम का नाम ऑर्गन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से अलग अलग होता है। स्किन के हिसाब से एपिडर्मिस है, यूट्रस के हिसाब से एंडोमीट्रियम है, हार्ट के हिसाब से एंडोकार्डियम है, वेसल्स के हिसाब से एंडोथीलियम है। यहाँ इस कैविटी के हिसाब से उसका नाम है पेरिटोनियम। तो इसका नाम आखिर वाले का क्या है? माने एक सैंडविच ये अंदर वाला, एक सैंडविच बाहर वाला, बीच में 3 मसल्स, ये 9 लेयर्स हैं। अगर तुम यहाँ से पिन पास करके, नीडल पास करके अंदर इससे फ्लूइड निकालना चाहो तो 9 लेयर से पास होना पड़ेगा। ये चीज़ आज हमारी डिस्कशन में नहीं है, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मसला यह है कि इस वक्त यहाँ तुम्हारा इंफीरियर वेना केवा बैठा हुआ है, जो आके L4 वर्टिब्रा पे ख़त्म हो जाएगा। यानी जब हम अंदर लेके आएंगे ना, तो ये L4 वर्टिब्रा पे आके ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म तो नहीं होता है, ज़ाहिर है यहाँ से बाइफरकेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऐसा ही तुम्हारा एओर्टा भी ऐसा ही करेगा।
वो तो L3 पे ख़त्म हो जाएगा, वो भी स्प्लिट हो जाएगा लाइक दिस। अब 2 क्यों बनाया है? क्योंकि उसको पता है कि नीचे 2 लोअर लिम्स हैं। अब 2 लोअर लिम्स हैं तो सिर्फ लोअर लिम्ब थोड़ी हैं, पेल्विस भी तो है। तो ये जो आर्टरी है, वो जो वेन है, जब और थोड़ी नीचे आएगी तो उसको लगेगा कि मैं क्या करूं, अब लोअर लिम्ब में जाऊं कि पेल्विस में जाऊं। देखो ये इस तरीके से पेल्विस है। अगर ये यहाँ ख़त्म हुआ तो अब इसके लिए 2 मसले हैं। ऐसे ख़त्म हुआ, यहाँ से आ गया, यहाँ रुका है कौन, ये आर्टरी या ये वेन, इसका नाम है कॉमन इलियक वेन। कॉमन इलियक वेन, कॉमन इलियक आर्टरी। अब नाम कॉमन है तो समझ जाओ कि ये 2 में स्प्लिट होने वाली है। जहाँ भी कॉमन होता है 2 में 3 में स्प्लिट हो जाती है। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, कॉमन इलियक आर्टरी, और ये बन गई तुम्हारी कॉमन इलियक वेन। समझ गए? ये यहाँ पर पहुँचा है। तो ये जब यहाँ आके पहुँची है तो अब इसके लिए ये डायलेमा है कि ये क्या करे, अंदर जाए कि बाहर आए। अंदर गई तो पेल्विस में, और वहाँ से चल के अपनी ब्रांचेस बनाई तो फिर या तो ऑब्ट्यूरेटर से मीडियल साइड पर, या पीछे गई तो बैक पर। फ्रंट में तो कोई आया ही नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्प्लिट हो जाए। जबकि नाम कॉमन भी डाला है तो पहले से माइंड बन गया है हमारा, फिर यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। एक जो अंदर घुस जाएगी, फिर पेल्विस को भी सप्लाई करे, क्योंकि यहाँ भी यूट्रस बैठा हुआ है, यहाँ पर भी यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम भी है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको भी सप्लाई करे। और कुछ बच जाए तो किनालों से निकाल के थाई में भी चली जाए। लेकिन थाई में जाएगी तो फिर या बैक में जाएगी या मिडिल साइड पे जाएगी, फ्रंट में तो जाएगी नहीं। तो फ्रंट में जाने के लिए यहाँ से जो हमने स्प्लिट की, जो अंदर भेजा है तुमने पेल्विस में, वो इंटरनल कहलाएगी। जो बाहर आके अब जाओ जारी रहेगी, कहाँ से, फ्रंट में। वो फ्रंट में आने के लिए रास्ता ये है, कहाँ से, अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो यहाँ आ गई तो इसका नाम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होगी। और जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को किसी चीज़ ने क्रॉस किया, जैसे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट को कोई चीज़ क्रॉस करती है तो एक्सिलरी, यहाँ अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट अगर पास हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो उसका नाम फीमोरल पड़ जाएगा। फिर अगर कोई नर्व आई तो फीमोरल नर्व, कोई अगर वेन गुजरी है तो फीमोरल वेन, आर्टरी आई है तो फीमोरल आर्टरी। ये बात आ गई समझ? ये ऐसा ही है लगभग, आपको वो अरेंजमेंट वही नज़र आ रहा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, और यहाँ हम बना रहे हैं इसको। यहाँ से 2 में स्प्लिट किया है मैंने इनको, अंदर जो डाला और बाहर ले आए। फिर यही आर्टरी भी ऐसे ही, अंदर जो गई इंटरनल, और बाहर जो अभी आई, बाहर का मतलब है थाई में जो गई। और अभी एक्सटर्नल जेके इंग्वाइनल लिगामेंट को अंडर से जाएगी, जाहिर गैप तो वही है ना। और जैसे अंदर गई अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट, उस गैप से पास हुई तो फीमर थाई में आ गई, तो नाम उसका अब बदल के रह जाएगा। अब वो आर्टरी और वो वेन बाद में नर्व को तो देख लेते हैं। अभी आर्टरी और वेन इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है, फेट में। ये फेट पेरिटोनियम के अंदर है कि पेरिटोनियम के बाहर है? बाहर है। उस बाहर में ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, सब बाहर है। लेकिन ये वाला बाहर जो है वो आगे है कि पीछे है, तो इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल फेट। हाँ है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, लेकिन ये बाहर होते आगे है, ये बाहर होते और पीछे वाला वेल डेवलप होता है, इतना मोटा। क्यों? वहाँ स्ट्रक्चर्स को जो प्रोटेक्ट करना है। यहाँ किडनियाँ भी बैठी हुई हैं, यहाँ यूरेटर भी हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड भी है, एओर्टा भी है, इंफीरियर वेना का, सारे इधर बैठे हुए हैं। तो उनको वहाँ चिपका के रखना है, अच्छी खासी फेट होती है, वो सपोर्ट देती है उसको। और ये जो फेट यहाँ पर है, और यहाँ फेट किधर है, वो तीसरे लेयर में, यहाँ फेट किधर है, 8th लेयर में, इतना अंदर। तभी तो यहाँ पीछे नहीं निकला हुआ होता है, ऐसा मसल ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं यहाँ पर, और यहाँ निकला हुआ होता है फौरन, और ये अंदर ज़्यादा है। अब इसकी आर्टरी और वेन जो है ना, वो एक्सटर्नल इलियक और एक्सटर्नल इलियक वेन और आर्टरी, ये दोनों थाई में आ रही हैं, अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट। जैसे वो आ गई थी फ्रॉम नेक टू द एक्सिला, खींच के लाई किसको, एक्सिलरी शीथ को। ये भी खींच के लाई किसको, पेरिवर्टिबल फेशा को, जो बन गई इधर एक्सिलरी शीथ के नाम से मशहूर है। अब ये भी आ रही हैं। अब देखो यहाँ से अब वेन भी आ रही है, आर्टरी भी आ रही। पहले चलो आर्टरी आ रही, किसके नीचे से गुजर रही है, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे। क्या ऐसे ही आराम से आ जाएगी, या ये रोकेगा? कौन रोकेगा? क्योंकि ये आ गई है किस लेयर में,
8th लेयर में, तो रोकेगा उसको कौन? 7th। आप बोले सर वो ये जो 7th के बाद ये जो आप फेट है, फेट में से तो गुजर जाएगी, ठीक है ना, उसको फिर ये रोकेगा, 8वें में तो गुजर जाएगी, वहाँ से खुद में पड़ी 8वें 7वें से गुजर जाएगी। उसके बाद जो आपको 6, 5, 4 वो मसल तो एब्डोमेन में रुक गए और है ही नहीं नीचे, तो वो भी रोकने वाला नहीं। बाकी जो पहले 3 है, वो पहले 3 तो इसकी भी कवरिंग है। इसका मकसद है कि रोकने वाला सिर्फ एक ही है। अब इसका मकसद रोकेगा तो क्या रुक जाएगी? क्या जाएगी, उसको अपने साथ ड्रैग करके नीचे लाएगी। किसको? एब्डोमिनल फेशाओं को। ऐसे रोकेगी कि थोड़ा फेट भी आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाए। तो ये आ गई आपकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन एब्डोमिनल फेशास की। अगर मैं यहां हाथ घुमाऊं इसके आगे, तो ये किसके साथ कंटिन्यूस है? तो एंटीरियर इट इज कंटिन्यूस विद फेशा ट्रांसवर्सलिस, और पीछे किसके साथ कंटिन्यूस है? फेशा इलियका के साथ। तो ये फेशा इलियका के साथ कंटिन्यूस है। इट इज एक्चुअली एंटीरियरली इज द फेशा ट्रांसवर्सलिस एंड पोस्टीरियरली। ये किचन में जाना, किसी के पास शॉपर है? पॉलीथीन, ये शॉपर होता है छोटा सा, थैलिया नहीं हुई, देखना इसके पास होता हो, तो बोलना थोड़ा छोटा वाला शॉपर अगर है ना कोई ऐसा, तो वो तो ज़रा देना, ठीक है। तो ये नीचे, तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये जो इस वक्त ब्लैक कलर की आ गई है ना, ये क्या करेगी? ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर जाएगी, उसके बाद आर्टरी ऐसे निकल जाएगी। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था ना, तो आर्टरी इससे निकल जाएगी। पर आर्टरी इससे निकल गई, तो फिर जब वेन आने की बारी आएगी तो क्या वेन नहीं होगी क्या उसमें? वेन भी उसी के साथ पड़ी हुई, इसकी बहन है वो भी आएगी। तो वेन और आर्टरी दोनों शीथ के अंदर होंगी। इस वक्त ऊपर उनका नाम आगे फेशा ट्रांसवर्सलिस से, पीछे उसका नाम फेशा इलियका है, नीचे इस एक्सटेंशन का नाम है जो 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक होगी, इसका नाम फीमोरल शीथ है, जिसके कंटेंट में है आर्टरी और वेन। याद करें एक्सिलरी शीथ में वेन अंदर नहीं थी, यहां क्या करें? ऐसा है मामला, क्या करें? थैंक यू, अंडरस्टैंड। तो वेन इसके साथ लाइक दिस, तो ये आप यहां देखेंगे। लेकिन अब जो नर्व के आने की बारी आएगी ना, तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं। क्योंकि वो इस फेशियल कवरिंग से बाहर है, मसल्स में बीच में फंसी हुई है, मसल्स खुद ही नीचे आते नहीं है, तो वो तो आराम से नीचे आ गई और अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट आ गई, नाम उसका फीमोरल नर्व पड़ गया, लेकिन वो शीथ से बाहर, तो दैट विल स्टे आउटसाइड द शीथ, वो शीथ से बाहर होगा, तो दैट विल बी एक्चुअली आउटसाइड द शीथ। वहाँ नर्व शीथ के अंदर थी, एक्चुअली नर्व तो घसीट के लाई थी फेशियल लेकर, यहाँ नर्व बाहर है, वहाँ उसकी जगह पर फिर वेन बाहर थी, यहाँ वेन अंदर है। ये शीथ के कंटेंट से इस तरीके से अभी फिलहाल आप यहाँ देखा। लेकिन ये नहीं है कि शीथ आई है तो शीथ सारी की सारी ऑक्यूपाई हो गई है आर्टरी और वेन में, उसका एक हिस्सा खाली भी है जिसमें फेट भरा हुआ है, वो खाली हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। और इस खाली हिस्से का फ़ायदा लेते हुए ऊपर से कुछ कंटेंट्स उस खाली हिस्से में घुस जाते हैं कभी कभी। कंटेंट कौन से? कोई इंटेस्टाइन आपका वहाँ घुस जाता है। ऐसे घुसने को, ऐसी प्रोट्रूजन को ठीक है ना, ऐसे protrusion of any viscera through certain spaces which are present there or any weakness present in the abdomen, ऐसी चीज़ों को कहते हैं हर्निया। सुना होगा आपने, इसको हर्निया कहते हैं। कहाँ से आई है? फीमोरल शीथ से आई है, इसको फीमोरल हर्निया कहते हैं। ये फीमोरल हर्निया फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि फीमेल पेल्विस इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू द मेल। ब्रॉडर पेल्विस की वजह से फीमोरल शीथ प्रोपोर्शनली ज़्यादा बड़ी होगी, उसका वो खाली स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा, विसरा के वहाँ से प्रोट्रूड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से ये फीमेल में बहुत कम है एज़ कंपेयर टू द मेल।
मेल में फिर कॉमन जो है वो दूसरी वाली हर्निया है, इसको इंग्वानल हर्निया कहते हैं। ये फिर एब्डोमेन में मैं आपको चल के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। ये फीमोरल शीथ कहलाती है। फीमोरल शीथ के मैंने बताया कि कभी भी कोई पेपर, इसको अच्छे तरीके से समझ, इतनी तमीज़ मैंने बांधी इसलिए ताकि इसको समझ में आए आपको, वरना क्वेश्चन में थोड़ी को आपको पूछना है कि जी आप चाहें तो आप 3 पेज लिख लें, लेकिन 3 पेज कौन लिखवाने जा रहा है आपको? आपको तो कोई 1 पेज भी नहीं लिखवाएगा, बल्कि आपको तो वो पेन ही नहीं देता है आपको। आप जाते हैं खुद ऐसे करके क्लिक करके आ जाते हैं। पहले के एग्ज़ाम और आज के एग्ज़ाम में कितना फ़र्क होता है? पहले एग्ज़ाम होते थे, आप रात से तैयारियां शुरू हो जाती थी, ऐसे सुबह को जा रहा है जैसे कोई दूल्हा जा रहा है यहाँ से कोई, वो राइटिंग पैड तो नया, पाउच तो नई, मार्कर्स, पेन्स, ये वो दुआएं सुबह को, ये वो यासीन पढ़ के फूंक दिया आपने आयतुल कुर्सी। है ऐसे कोई जंग वंग पे जा रहा हो, कोई जंग बदर पे जा रहा है, कोई ऐसे ऐसे बंदा लगता था। अभी ऐसे जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, पता नहीं झूठ बोल रहा है कि एग्ज़ाम देने जा भी रहा है कि नहीं। और हमारी बड़ी बुढ़ियाँ तैयार होती हैं कि ये जाएगा पूरे तुम तराक से, यहाँ से निकलेगा और उसको आयतुल कुर्सी फूकेगी इस पर। वो इस लायक ही नहीं होता कि उस पर कुछ फूका जाए, ऐसे जाता है वो खामखा। उसको पता होता है कि बड़ा कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है। आजकल के एग्ज़ाम, माहौल चेंज हो गया ना, वो बेचारी उस माहौल के साथ कंपेटेबिलिटी उनकी रही नहीं। वो समझती हैं ये बच्चे ऐसे कैसे एग्ज़ाम, हमने तो बचपन से ये देखें। हालात बदले ऐसे तेज़ी से अंडर से। तो ये इसको हम फीमोरल शीथ इस तरीके से आप करेंगे। अब फीमोरल शीथ यहाँ पर, अब देखें यहाँ से मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये आएगा कैसे और किस तरीके से यहाँ होगा, ये थोड़ा सा देख लो आप। आया आना ज़रा इधर यार, इसको ज़रा पकड़ना इधर। ठीक है, ये लेयर है हमारा फेशा ट्रांसवर्सलिस ओरिलिया का हमारा, माने ये 7वां लेयर। और उसके बाद जो है फेट है 8वां लेयर, उसमें पड़ी हुई है ये आर्टरी एंड वेन। ये है हमारा इंग्वानल लिगामेंट। थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, ये यहाँ है, ये है हमारा इंग्वानल लिगामेंट, ये यहाँ से जा रही है, आ गई, ये थाई में आ गई। और ये जो है ये शीथ है, फीमोरल शीथ, जिसमें ये 2 उंगलियां माने आर्टरी और वेन पड़ी हुई है। वेन जो है ये मीडियली है, आर्टरी लेटरली, और नर्व इसके बाहर सबसे लेटरल, और लेटरली नहीं, घर से ही बाहर, ये बाहर इधर। वो जब आएगी तब देखेंगे। इसको यहाँ पे हम लाइक दिस ऐसे। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो आप यहां से देखेंगे लाइक दिस, 2 में तो आर्टरी पड़, यानी इसके 2/3 में तो आर्टरी और वेन पड़ी हुई है। 1/3 जो खाली है जिसमें फैट भरा हुआ है, वो 1/3 मुझे ऊपर से, उसमें मैं उंगली डाल सकता हूं कि नहीं? क्या बाकियों में डाल सकता हूं मैं? वहां तो पहले आर्टरी और वेन पड़ी हुई है, वो तो कंटिन्यूएशन है ऊपर से, वहाँ तो नहीं डाल सकते। लेकिन लेटरल वो जो मीडियल साइड से 1/3 खाली पड़ा है, उसमें से मैं ऊपर से उंगली डाल सकता हूँ ना। मैं जब उंगली डालूंगा तो मेरी उंगली किस में पड़ी हुई होगी? वो भी कहाँ से डालूंगा मैं? एब्डोमेन से। तो उस खाली स्पेस में जो कहाँ मौजूद है? सबसे मीडियल, इंटरमीडिएट में कौन है? वेन। मोस्ट लेटरल में कौन है? आर्टरी। वो जो मोस्ट मीडियल है, जो खाली है, तो वो खाली मुझे ऊपर से नजर आएगा। कैसे? ऊपर से तो एब्डोमिनल कैविटी है, जब मैं उसके अंदर खाली में जाऊंगा तो उधर मुझे वो रिंग की तरह नजर आएगा कि नहीं? उस रिंग में उंगली डाल दूं मैं अंदर तो कहाँ चला जाएगा? उस खाली स्पेस में। तो वो जो खाली स्पेस है वो कैनाल है। और मैं एब्डोमिनल में बैठ के किस में मैंने उंगली डाली? फीमोरल शीथ में मेरी उंगली अगर गई तो मैं किस में डाली? रिंग में। वो फीमोरल रिंग है। और उंगली किस में चली गई अंदर? कैनाल में। वो फीमोरल कैनाल है। लेकिन किसके जरिए गई है? रिंग के जरिए। क्या ऐसे ही चली जाएगी कि फैट भरा हुआ है? तो रिंग के ऊपर जो फैट है वो ज़्यादा थिक है। क्यों थिक है? क्योंकि अगर मेरी ऊपर से फिंगर जा रही है तो ऊपर से कोई विसरा भी जा सकता है। तो क्या ऐसे रिंग खुली हुई होगी क्या? या रिंग कैनाल के वजह से खुला हुआ होगा क्या? खाली होगा क्या कैनाल? या फैट भरा हुआ होगा? यही इसका 8वें लेयर का फैट भी गया है उसके साथ।
तो वो फैट भरा हुआ होगा, और उसके रिंग के अराउंड तो फैट ज़्यादा ही होगा, वो सख्त इतना होगा कि कोई कंटेंट वहाँ जा नहीं सकेगा। समझ गए? लेकिन अगर किस्मत ख़राब है तो जा भी सकता है। लोग बीमार भी तो होंगे ना, डॉक्टर कमाएगा भी तो सही ना, ऐसे नहीं वो डॉक्टर कोई अब्दुल सत्तार ईद ही है ऐसे ने खुला हुआ है दुकान ऐसे कोई, तो लोग बीमार भी होंगे और लोगों को ये भी होगा, तो सर्जन कमाएगा भी। लेकिन अल्लाह ने ये कैनाल सर्जनों की कमाई के लिए नहीं रखा है। लेकिन ज़ाहिर है सर्जन्स ने देख लिया है कि इसमें लोग गड़बड़ें करते हैं और कुछ बेएहतियाती करते हैं, और ख़वातीन यहाँ हर्निया से आ जाती हैं। तो हर्निया में ऐसे नहीं, हर्निया में बम पैसे, ये इंटेस्टाइन आया है, और जो आप खाना खाते हैं ये यहाँ से गुजर के जाएगा, और कहीं ये फंस भी सकता है, और फंस गया तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, इसको स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। और अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई तो वो जो टुकड़ा ऐसे लूप गया है ना, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म, नेक्रोसिस, इन्फाक्शन, वो चीखें आपकी आसमान तक सुनाई देंगी। वो फ़ौरन अगर उसको एडमिट नहीं किया तो पेशेंट एक्सपायर ही नहीं कर जाएगा। तो फिर ये निकाल के अगर वो ख़त्म हो गया है तो उसको काट के फिर एंड टू एंड एनास्टोमोस करके फिर अंदर डाल देते हैं, और फिर इसको हर्निया को हर्नियोरेफी, रिपेयर ऑफ द हर्निया कहते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये समझ गए ना, ये इस तरीके से यहाँ पर आ गई ये, और ये होते 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 ये यहाँ से निकल, और जो निकल जाएगी तो ये फ्लैप्स क्या हो जाएंगे, आर्टरी के वाल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे यहाँ से। ऐसे नहीं होगा कि अंदर से जो पानी है वो बाहर बह जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ से कोई ऐसे पानी भी नहीं होता है, फेट ही होता है। समझ गए? थैंक यू। तो यहाँ इसको फीमोरल शीथ इस तरीके से यहाँ पर, ये समझ में आ गया यहाँ पर ना आपको? तो ये, लेकिन आप बोलेंगे सर ये कैनाल और रिंग विंग ये क्या ज़रूरत थी इसकी, ये हर्निया हो जाती है इससे। भाई मसला ये है कि वो जो आपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिगामेंट से कुछ लिम्फेटिक्स को डाला था तुमने उस सेफेनस ओपनिंग से, जो 10, 15, 20 सुराख आपने कर दिए थे, वहाँ क्रीबरी फार्म फेशा सा बन गया था, तो वो अंदर क्यों गए थे लिम्फेटिक्स? ताकि डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के साथ ज्वाइन कर सके, और वहाँ से फिर डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड से जो लिम्फेटिक्स निकलेंगी वो एब्डोमेन में जाएंगी, जाहिर है, क्योंकि बिलाखिर तो आपको लिम्फ यहाँ डालनी है। तो वो जब एब्डोमेन में जाएगी तो एब्डोमेन में जाने का रास्ता जो है ना वो रिंग है। ये अल्लाह ताला ने रिंग वगैरह इसलिए दी है, पर वे कैनाल से गुजर के रिंग में से होता हुआ एब्डोमेन में चला जाता है। रिंग इसलिए दिए, इसलिए नहीं दिए कि हर्निया हो जाए यहाँ से, लेकिन फिर हर्निया हो भी सकती है, एबनॉर्मेलिटी तो है। वो कब होगी? जब वेट ज़्यादा पड़ेगा, कफ ज़्यादा होगी और मसले होंगे, तो ये ज़ाहिर है फीमेल में ज़्यादा क्यों, ब्रॉडर पेल्विस है तो ब्रॉडर वाइडर होगी आपका फीमोरल रिंग, आर्टरियाँ तो उतनी होंगी तो ये रिंग और कैनाल बड़ा होगा तो फिर चांसेस हैं कि हर्निया हो सकती है। यहाँ तक आ गया समझ में? चलो इसको अब डायग्राम्स में देखो। देख रहे हैं ये क्या आ रही है? फीमोरल शीथ। ये फीमोरल शीथ जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये शीथ अगर मैं फ्रंट से कवर करके ऊपर तक जाऊं तो फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ, पीछे हाथ डाल के जाऊं तो इलियका के साथ, ये उन्हीं की एक्सटेंशन है। और ये जो फीमोरल शीथ है इसे कॉनिकल आई है, इसके अंदर 2 सेप्टा होते हैं जो उसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो मोस्ट लेटरल कंपार्टमेंट है जिसमें है आर्टरी, जो इंटरमीडिएट है ये है वेन, और जो खाली है उसके अंदर है, जो खाली है जिसमें फैट भरा हुआ है वो है कैनाल, इसको फीमोरल कैनाल कहते हैं। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये 2 हैं, ये तो उनकी अपर एंड तो मुझे नजर ही नहीं आएगी क्योंकि उसमें तो भरी हुई है, ये देखें ये ऐसे ऐसे। लेकिन जो तीसरा कंपार्टमेंट है ये, इसमें मुझे गोलाई नजर आएगी खाली के नहीं, ये रिंग है। और इसमें रिंग में हाथ डाल दूं अंदर तो मैं कैनाल में आ गया जिसमें फैट भरा हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ फैट नहीं भरा हुआ, इसमें कम से कम एक लिम्फ नोड भी होगा। उस लिम्फ नोड को भी इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहेंगे, सुपरफिशियल के डीप, जाहिर है डीप, 1 या 2 भी हो सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 1 और 2 ही डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, इसके बाहर भी होते हैं। लेकिन वो जो बाहर होंगे वो भी किसके साथ बैठे होंगे? वेन के साथ।
उनको भी डीप इंग्वानल कहते हैं, ये भी 3-4 होते हैं। लेकिन जहां इसके अंदर डीप इंग्वानल लिम्फ नोड अगर 6-5 होंगे तो उन 5 में से कम एक इसके अंदर घुसा हुआ होगा जरूर। इस इंग्वानल लिम्फ नोड का एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है, इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट। क्लॉकेट नाम है साइंटिस्ट का। इसको लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट कहते हैं। ये कौन सा लिम्फ नोड है? ये डीप इंग्वानल लिम्फ नोड में से एक है, 2 भी अंदर हो सकते हैं लेकिन एक। और इनके अंदर कौन रिसीव किया जाता है? यहां से ये देखो, ये कौन सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड से लिम्फेटिक्स आते हैं, किससे? सेफेनस ओपनिंग से, और इसमें आके ड्रेन करते हैं लाइक दिस आल्सो। और ये इस तरीके से आपको ये डीप में ऐसे आ गया और ये आ गया। ये खास तौर पर लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, पेनिस वगैरह, इससे लिम्फेटिक्स लेता है। ये मशहूर है बहुत, ये पूछा जाता है। और ये जो रिंग है, ये इस रिंग ऐसे नहीं खुली हुई है, इसके अंदर बाकायदा फेट वेट का अच्छा खासा लेयर होगा। जिसको अंदर होंगे थोड़ी बड़ी फेट इसमें भी होगी, लेकिन इसमें फेट ज़्यादा होगी। इसको यहाँ पर हम फीमोरल सेप्टम भी कहते हैं। और ऊपर क्या है? इंटेस्टिन्स। इतने बड़े इंटेस्टिन वजन है, उस वजन में से कोई लूप ऐसे अंदर घुस के आ जाए, किसमें? आप बोले उसमें तो सेप्टम है। भाई सेप्टम में फेट का बना हुआ है, लोहे का थोड़ी है। वजन ज़्यादा पड़ेगा, वजन ऐसे ऐसे चिल के अंदर देख लो। चलो इसको कैसे आ गया अंदर? ये कौन आया है? इंटेस्टिन का लूप। वो 22 फुट जो लंबा इंटेस्टिन है, ऐसे घूम के उसका एक टुकड़ा इसमें अंदर घुस गया। किसमें घुसा है? रिंग में। रिंग में किसमें आ गया? कैनाल में। और कैनाल आ गया कि तो वो आर्टरियों के साथ फ्यूज हो जाता है ना, वो फ्यूज होके चलो जब जोर पड़ गया उसमें से भी निकल आया, और उसमें से निकल आया तो आगे डी फेशा है, और डी फेशा में से क्या है? सेफेनस ओपनिंग। ये बाहर आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना आता नहीं है वैसे बाहर, इसने कुछ आपको ज़्यादा ही डराया है। लेकिन ये है कि वैसे रिंग से निकल आया ना यहाँ से, तो ये भी डरावनी बात है, क्योंकि रिंग होती है नैरो, और ये और आने की कोशिश करता है और फिर गर्दन दबोच देता है इसका रिंग ऐसे, क्योंकि और जो ज़्यादा आएगा तो प्रेशर पड़ेगा, उसकी ब्लड सप्लाई आएगी। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो आर्टरी का ब्लड तो आएगा, वेन का जो ब्लड है, क्योंकि वेन थिन वाले होते रुकेगा, आया जाएगा नहीं, आया ब्लड ज़रूर, जाएगा कम, ज़्यादा आएगा जाएगा कम, तो वो जमा होगा तो ये और एक्सपेंड होगा तो गर्दन पे दबाव और ज़्यादा पड़ेगा, स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा, और स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा, इस्कीमिया शुरू हो जाएगी, चीखें शुरू हो जाएंगी। आपने छोड़ दिया तो 4 घंटे बाद ये टुकड़ा ब्लैक हो जाएगा, ख़त्म। इमरजेंसी सर्जरी, खोलेंगे इसको, फिर निकाल के इधर ले आएंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, काटने के बाद इसको एंड टू एंड एनास्टोमोस कर देंगे। कम से कम 1 फुट इंटेस्टिन आपका ज़ाया होगा, और इमरजेंसी अलग। इसलिए कभी भी ऐसा लंप यहाँ फील हो जाए, फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, इससे पहले कि इमरजेंसी की लेवल तक आदमी पहुँच जाए। इसको फीमोरल हर्निया कहते हैं। तो फीमोरल हर्निया ने मुंह कहाँ से निकाला? रिंग से, और रिंग में तो सेप्टम लगा हुआ था, फिर वो सेप्टम लूज हो गया होगा, बेटा बात नहीं करो, तो वो लूज हो गया होगा, और लूज होने से वो निकल गया, वो निकलेगा। अब तो कौन रोकेगा? अभी तो डी फेशा रोक देगी इसको, कैनाल में बना हुआ डी फेशा रोक देगी। लेकिन अगर निकल के आने की कोशिश करेगा थ्योरेटिकली, तो कहाँ से? सेफेनस ओपनिंग से। वो सेफेनस ओपनिंग के ऊपर आप बोलें सर वो तो क्रिबरिफॉर्म फेशा लगी, वो तो क्रिबरिफॉर्म फेशा इतनी नरम होती है कि आराम से निकल आएगा। लेकिन बहरहाल वो इतनी बड़ी रिंग नहीं होती है कि वहाँ से कोई निकल सके ऐसा कुछ, लेकिन अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। और अब तो ये सुपरफिशियल फेशा में अंडर द स्किन ऐसा लंब बन जाएगा। कहाँ? प्यूबिक ट्यूबरकल पर हाथ लगाओ तो बिलो एंड लेटरल, और वो जो इंग्वानल हर्निया होती है ना, वो प्यूबिक ट्यूबरकल पर हाथ लगाओ तो अबव एंड मीडियल होती है, वो जो मेल में ज़्यादा कॉमन है, वो चल के एब्डोमेन में देखेंगे। ये कि आपका ये फीमोरल हर्निया इस तरीके से, आप यहाँ पे देखो, ये इस वक्त आप देखो फीमेल ही दिखा रहा है आपको, और यहाँ से ये देखें ये लंप आपका, ये प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ होगा, बिलो एंड लेटरल यहाँ लंप बन जाएगा इन दी फ्रंट ऑफ दी थाई। क्यों? ये कैनाल में है अंदर। ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर लिम्फ नोड है, इसको लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट कहते हैं। ये अंदर है, ये है रिंग, और ये हैं 2 सेप्टा, जिसकी वजह से 3 में डिवाइड हो गया। और ये सेप्टा, अगर मैं रिंग में हाथ डालूं अंदर, तो रिंग की बाउंड्रियां कौन बना रहा है? लेटरली कौन है? वेन। यहां हाथ डालूं, उठाऊं ऐसे इंटीरियरली, तो कौन है? लिगामेंट खुद। भाई यहां हाथ डाल के ऐसे मैं उठाऊंगा तो ये क्या आएगा मुझे? लिगामेंट।
अगर मैं पीछे आ डालूंगा ऐसे तो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, और अगर मैं मीडियली डालूंगा तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ टर्न करके ऐसे आ जाता है, लाइक दिस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये कहाँ आके लग गया इंग्वाइनल लिगामेंट, कहाँ प्यूबिक ट्यूबरकल पे, उसके बाद इसके फाइबर ऐसे ऐसे घूमते किसकी तरफ गए हैं, रेमस ऑफ प्यूबिस की तरफ। तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये जो सी लाइक ऐसे है, इसको कहते हैं लेक्यूनर लिगामेंट, और वो जो प्यूबिक सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस के साथ कंटिन्यूस हो गया ना, इसको हम कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। तो अगर मेरा हाथ अंदर है तो एंटीरियरली कौन बना रहा है बाउंड्री, इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरली कौन बना रहा है, पोस्टीरियरली कौन बना रहा है, पेक्टिनियल लिगामेंट, और मीडियली कौन बना रहा है, कौन, लेक्यूनर लिगामेंट। ये है क्या, फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज है। अब वो ये खाली कैनाल, खाली तो नहीं है इसके अंदर, ये है, ये फिजियोलॉजिकली या नॉर्मली अल्लाह ताला ने ये कैनाल दिया क्यों है, ये कैनाल वेन की हिफाजत के लिए दिया है, क्योंकि वेन को अंदर दबाया है शीथ के अंदर, और शीथ के अंदर बैठी हुई है वो जालिम आर्टरी, आर्टरी की इतनी बड़ी थिक वाल होती है, प्रेशर उसका कम से कम 80 होता है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो ये, और वो तो अपनी जगह पैदा कर लेगा, वेन को धकेल लेगा, जिसके हाथ में डंडा होता है, ज़ाहिर है आपको पता है आजकल तो माहौल ये सा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन पूरे माहौल के अंदर अल्लाह ने हमेशा कमज़ोर को बचाने की कोशिश की होती है। ये जो अदालतें वगैरह होती है ना, ये एक्चुअली कमज़ोरों के लिए होती हैं, ताकतवर को अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिस्से का इंसाफ वो खींच लेता है, पहले तो उसके साथ कोई ज़्यादती करता ही नहीं है, तो मौत पड़ी है कोई ज़्यादती करेगा, जिसके हाथ में डंडा हो, जिसके हाथ में गन होगी, उससे क्या आप छीन लेंगे, उसने तो आधे से ज़्यादा छीना हुआ होता है आपका, आप क्या छीन सकते हो उससे। तो अल्लाह ने एक्चुअली हर जगह पर, एक बेटा बात नहीं करो, हर जगह पर अल्लाह ने प्रोटेक्शन के लिए, वीकर के लिए प्रोटेक्शन का इंतज़ाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आर्टरी ऐसे प्रेशर डालेगी तो वेन में ब्लड आएगा ना, ज़ाहिर है, तो वेन को बचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया है, कुछ तो वीनस रिटर्न सुपरफिशियल से डाला है, और कुछ जो है वो डीप से डाला है, और डीप को सपोर्ट देने के लिए यहाँ लेटरल साइड से खाली एक कैनाल रखा है, ताकि जब वेन एक्सपेंड हो तो उसको खाली जगह मिल जाए। ये चीज़ आर्टरी को नहीं दी है उसने, आर्टरी अपनी जगह पैदा कर लेगी, वेन जब एक्सपेंड होगी तो कौन अकोमोडेट करेगा उसको, वो कैनाल अकोमोडेट करेगा। आप ये चीज़ यहाँ तो नहीं थी, यहाँ वेन को अंदर हमने फंसाया ही नहीं था, वेन को रखा ही बाहर था ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ क्योंकि इसको मसले हैं, आर्टरी दबा रही है इसको, तो अल्लाह ताला ने उसको कैनाल की शक्ल में खाली स्पेस दे दी है। अब उसमें तो फेट भरा हुआ है, वे फेट को दबा सकते हैं ना, ये बात आ गई समझ में। ये इसका एनाटॉमिकल जो एडवांटेज है वो ये है, और पैथोलॉजिकल जो डिसएडवांटेज है वो हर्निया। अब जो स्पेस दी है तो इस स्पेस के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, अगर आप कोई केयर नहीं करेंगे तो मसले हो सकते हैं। अगर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा और विसरा नीचे दबेंगे तो वो आपके सेप्टा वीक होते होते एक दिन वो आएगा, वो सेप्टम से निकल के रिंग में से निकल के कैनाल, समझ गए। तो ये जो है ये इस तरीके से है। थोड़ा और देख लो आप यहाँ पे, ये देखें, ये रिंग मैंने बताई, और ये आर्टरी वेन पड़ी हुई, ये आर्टरी, ये कैनाल खाली जो है, और इसके साथ है दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रिंग है, ठीक है, और ये देखें ये कैनाल है, और कैनाल से ये लिम्फेटिक्स वगैरह जा रहे हैं, ये वेन है, ये आर्टरी है, और ये सेफेनस ओपनिंग दिखा रहा है जहाँ से ये ग्रेट सेफेनस वेन अंदर उसमें इंटर हो रही है। यहाँ पर दोबारा आप यहाँ पे देख लें, ये सारा जब काटा है ना इसने, यहाँ से ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये दो सेप्टा भी देख रहे हैं, ये तो आर्टरी कंटिन्यूस हो जाएगी, ये खाली रहेगा तो ये रिंग होगी, और रिंग अगर होगी तो रिंग को लेटरली वेन, मीडियली लेक्यूनर लिगामेंट, पोस्टीरियरली एंटीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट, अंडरस्टैंड, और पोस्टीरियरली जो होगा वो फिर पेक्टिनियल लिगामेंट होगा। और ये भी आप सेम वही चीज़ देख रहे हो आप, ये दोबारा आप देख लें, ये फीमोरल शीथ, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये देखिए ये वेन है, ये आर्टरी है, ये खाली, ये रिंग है, और इसके अंदर ये लिम्फ नोड बैठा हुआ है, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, इसको रोजेनमोलर भी कहते हैं, लिम्फ नोड ऑफ रोजेनमोलर, लेकिन क्लॉकेट ज़्यादा मशहूर नाम है, रोजेनमोलर तो मैंने आज दिखा है नाम इसका, रोजेनमोलर और जगह पे आएगा, आगे आपको बताएंगे यहाँ।
और ये पूरी फीमोरल शीथ है। ये ज़्यादा नहीं गई है, 3-4 सेंटीमीटर होगी मुश्किल से, और उसके बाद ये निकल के आ गई यहाँ से। और ये आप देख रहे हो, ये है कैनाल, खाली कैनाल, और ये है रिंग, और ये है 2 सेप्टा, ये रिंग है। ये बात आ गई समझ में? इसको फीमोरल शीथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से दूंगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। फीमोरल हर्निया भी, ये भी आप समझ गए कि फीमोरल हर्निया इज अ मोर चांसेस टू गेट स्ट्रेंगुलेटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड देन स्ट्रेंगुलेटेड। ऑब्स्ट्रक्ट होने की चांसेस ज़्यादा। एक दफ़ा आ गई तो वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रिंग बहुत नैरो है, और यहाँ आते ही वो खासी मोटी हो जाती है, खासी एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि वीनस रिटर्न रुकता है। आर्टरी तो ब्लड पुश कर लेगी, वीनस रिटर्न का ब्लड कम आएगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। समझ गए? ये यहाँ पर है। और सेफेनस ओपनिंग दोबारा आप देख लो, उस दिन हमने डिस्कस किया था। ये है सेफेनस ओपनिंग, और सेफेनस ओपनिंग में अगर फिंगर अंदर डाल दो तो डीप कंपार्टमेंट में आ गए, और सेफेनस ओपनिंग से भी थोड़ा पहले तुम्हारी फीमोरल शीथ खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये 5 से 6 सेंटीमीटर है और वो तो 2-3 सेंटीमीटर होती है। आधी नजर आएगी आपको, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसका मकसद है कि यहाँ से मैं अगर फिंगर पास करूँ तो इस तरफ कैनाल वेनाल फील होगा, लेकिन इस तरफ फीमेल कैनाल नीचे से खुला हुआ थोड़ी होगा, वो तो आर्टरियों के साथ फ्यूज़ हो जाता है, उसके ट्यूनिका एडवेंटिशा के साथ, जो आउटर फाइब्रस कोटिंग होती है हमारी ब्लड वेसल्स की, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ताकि नीचे वो खुला हुआ नहीं रहेगा। यहाँ ये दोबारा भी आप यहाँ देख सकते हो इसको। ये इस वक्त आपको ब्लैक कलर डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? लिम्फ नोड, सुपरफिशियल के डीप है। ये रिंग पहले से बैठी हुई है यहाँ पर, ये सेफेनस ओपनिंग है, ये इसके बाहर है, तो सिर्फ स्किन उतारा है आपने। ये ग्रीन कलर की डी फेशा है, और ये देखें ये यहाँ है और आधी शीथ नज़र आ रही है। इसका मतलब शीथ की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये उससे ज़्यादा नीचे है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बिलो एंड लेटरल, ये इतनी बड़ी ओपनिंग। और ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ का वो वर्टिकल सीरीज़, और ये है हॉरिजेंटल सीरीज़। ये टी लाइक होते हैं ऐसे, और ये अच्छे खासे 9, 10, 12 होते हैं। उसके बाद आपने लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको कि ये जो आपकी फेशा लेटा है, लेटरल साइड से ये फेशा लेटा बड़ी टफ होती है। ये वाला बेल्ट जो इसको वाइट नज़र आ रहा है, ये सिर्फ टफ ही नहीं है, ऊपर भी फ्यूज्ड है, नीचे भी फ्यूज्ड है। ऊपर फ्यूज्ड है इलियक क्रेस्ट के साथ, बाकी भी डी फेशा है, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है ऊपर जाके ऐसे फ्यूज, जैसे रेटिनाकुलम होते हैं, आम डी फेशा है लेकिन वो बेल्ट की तरह। तो यहाँ पर भी ऊपर फ्यूज्ड है इलियक क्रेस्ट के साथ, और उसके बाद नीचे से होती नी जॉइंट को क्रॉस करके फिर टिबिया के साथ वो फ्यूज्ड है। टिबिया के लेटरल कंडाइल के आगे जो स्मूथ सरफेस है वहां पर। इतनी टफ क्यों है? आप बोले इसमें तो मसल भी नजर आ रहे हैं मुझे, देख लो। चलो, क्या ऐसे ही है कि मसल भी नजर आ रहे हैं? चलो यहाँ देख लो, ये देखो, इसमें ये जो पीछे मसल है ना आपका, ये ग्लूटस मैक्सिमस मसल, इसके 80% फाइबर्स को ओरिजिन तो बोन से मिल जाती है, इंसर्शन के लिए उनको बोन ही नहीं मिलता। और फिर जब आपको पता है इंसर्शन के लिए बोन नहीं मिलते, तो फिर इनकी मजबूरी होती है कि वो डी फेशा में मर्ज हो जाते हैं। और फिर जो थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ एक और मसल आपको दिखाएंगे, उसको तो इंसर्शन के लिए एक फाइबर को भी इंसर्शन के लिए बोन नहीं मिलता, वो भी इसमें घुस जाता है। जब ये घुस जाएगा, ये दोनों ही, ये पीछे से ये भी और आगे से ये भी, तो फिर ये जो आपका जो फेशा है, डी फेशा, क्या वैसा रहेगा कि अच्छा खासा थिक हो जाएगा वो। तो वो जो बैंड है ना आपका लेटरल साइड से, राइट फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट अप टू द टिबिया एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल, उस पूरे बेल्ट को कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट में पनाह ली है कितने मसल्स ने? 2 ने। एक है ग्लूटस मैक्सिमस, दूसरे का नाम डाला नहीं मैंने। अगर ये दूसरे वाले का नाम, क्योंकि इसका तो इंसर्शन का सारा दारोमदार किस पर है? फेशा लेटा पर, यानी इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो वाला, ये जो सेकंड वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इससे डी फेशा यानी फेशा लेटा पर क्या असर होगा? ढीला पड़ेगा कि टेंस होगा? तो इसलिए इस मसल का नाम ही पड़ गया है टेंसर। किसका टेंसर? फेशा का। तो बोलेंगे फेशियाई। कौन सी फेशा? तो लेटा है। तो
टेंसर फेशा लेटा है, इसका नाम ऐसे होता है। मसल्स का नाम ऐसे ही डाला जाता है उमूमन, पहले एक्शन, फिर किस पर एक्शन, यहाँ हो गया मामला तो ठीक, डाला नहीं था। स्कैपुला को एलिवेट करने वाला एक मसल था, पहले नाम उसका, पहले उसका एक्शन लेवेटर, फिर किसको लेवेट किया, स्कैपुली, काम हो गया हमारा। लेकिन अगर यहाँ पर इस किस्म के दो मसल होते तो हम बोलते स्कैपुला का लेवेटर स्कैपुली सुपीरियरिस, लेवेटर स्कैपुली इन्फीरियरिस, है नहीं तो फिर दो वर्ड से हमारा काम हो गया, तो काम खत्म। यहाँ हमने डाला टेंसर फेशा, भाई कौन सी फेशा, तो तीसरा लेटर यूज़ करना, तीसरा आपको वर्ड यूज़ करना पड़ा, लेटा वाली फेशा, फेशा लेटा, तो टेंसर फेशा लेटा है। अगर इससे भी काम न चलता ना हमारा अगर, तो हम चौथा वर्ड भी डाल देते, और अगर इससे भी न चलता ना तो हम पांचवा भी डाल देते। ऐसे मसल से फेस पर मौजूद है जहाँ 4 4 और 5 5 वर्ड के मसल है, और मसल जाके देखो इतना छोटा, नाम 5 वर्ड इतने बड़े, डिपेंड करता है मसल का नॉमेनक्लेचर इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे क्या, फेशा लेटा। ये जो आपको यहाँ नजर आया है इसका नाम है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। पूछा जाता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट में कौन से दो मसल से इंसर्ट होते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस 80% एंड 100% इंसर्शन ऑफ टेंसर फेशा लेटा है। और जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो एक्शन होगा टिबिया पे, कौन सा एक्शन, और टिबिया पे होगा तो ज़ाहिर नी जॉइंट पे ही होगा, एक्सटेंशन के फ्लेक्शन। चलो लग गया है कहाँ, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल पे, ठीक है ना। जब उसको खींचेगा तो आपका टिबिया पीछे जाएगा, आगे आएगा, तो आगे आएगा तो सीधा बोलो को एक्सटेंड करेगा, तो वो एक्सटेंड करेगा। हालांकि उसके एक्सटेंशन के लिए आगे मसल बताऊंगा मैं, एक दफ़ा वो कर लो तो उसको फिर उन मसल को फारिग कर दो, रिलैक्स करवा दो। अब जो फर्दर एक्सटेंशन की कंटिन्यूएशन है वो ये करेगा, आपको सीधा रखेगा ऐसे, नी जॉइंट आपके सीधे होने चाहिए, अगर सीधे नहीं है तो आप ऐसे बार बार ऐसे कर जाओगे तो लॉक हो जाता है नी एक तरह से। नी को अब ऐसे रखोगे ना आराम से तो ऊपर जो वजन पड़ेगा तो ऐसे हो जाएंगे आप, तो नी हो जाता है क्या, लॉक, तो लॉक हो जाता है नी इस तरीके से। तो आज आपने यहाँ पर एक फीमोरल शीथ देखा है, सेफेनस ओपनिंग को दोबारा मैंने आपको करवा दिया और लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और जो तीसरी चीज़ है वो है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। आगे से रेटिनाक्युला वगैरह आपको आते हैं पहले से ही, वो जब आएंगे तो थोड़े से और उनको डिस्कस करेंगे। और ये डी फेशा सिर्फ सराउंड ही नहीं कर रही है, अंदर सेप्टा भी भेजेगी ताकि कंपार्टमेंट्स बन जाएं। तो वो मैं जब मसल्स को नेक्स्ट क्लास फ्राइडे में जैसे मैं मसल्स को निकालूंगा तो थाई को पहले कट करके आपको दिखाऊंगा कि इसके कितने कंपार्टमेंट्स हैं अंदर, और वो कौन कंपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, डी फेशा, वो सेप्टा भेजती है अंदर। और फिर हम एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स और मीडियल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के और ग्लूटल रीजन के मसल्स को आगे बढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि, और जब ये आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इनके बढ़ने की वजह से मसल्स आगे पीछे आएंगे तो कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी स्पेसेस क्रिएट होती हैं, उन स्पेसेस को भी साथ साथ करेंगे ताकि बाउंड्रियाँ हमें समझ में आती जाए। ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास।